अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूँ सिद्रा इकबाल। मेरी आवाज़ से आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जी हाँ, थोड़ा सा मौसम की तब्दीली का असर मुझे भी अपने आप में महसूस हुआ। गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम, वही जो सबके हालात हैं। लेकिन बहरहाल आपके साथ जो हमारे वक्त गुजरता है वो बहुत अहम होता है, और इसलिए मैं आज आपके सामने फिर मौजूद हूँ। अगले 2 घंटे आपका मेरा साथ रहेगा। और कभी कभार जब इंसान ऐसी मुश्किलात से गुजरता है तो एहसास होता है कि हम कितनी नेमतों को, कितनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब बात हम एहसास की कर रहे हैं तो आपको बताते चलें कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने भी गुर्बत मिटाओ स्कीम, एक नया इनिशिएटिव उसको बाकायदा लॉन्च किया, और उसका नाम भी एहसास है। कभी कभार हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, हम उनको जब उनकी मदद करते हैं तो उनको वक्ती रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियासत की जिम्मेदारी इससे कहीं ज़्यादा है। और इसी बात को महसूस करते हुए, जो उनका मंशूर भी था, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि अब पाकिस्तान अपनी मोस्ट वल्नरेबल जो कम्युनिटीज़ हैं उनका ख्याल रखेगा। इसमें आपको बताते चलें कि जी अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि हेल्थ केयर, एजुकेशन को, जॉब्स को, और इसके अलावा क्लोथिंग एंड हाउसिंग के मसाइल, जो हम रोटी कपड़ा मकान कहते हैं कि इंसान की बेसिक ज़रूरियात में से है, उसको इस तरह अवेलेबल किया जाए कि माशरे के वो तबके जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं उनका एहसास हो। कल मैं आपके साथ प्रोग्राम में ये भी शेयर करूंगी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक नई रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान में महंगाई को बढ़ता हुआ देखेंगे, और हमारा जो मईशत का पहिया है उसमें थोड़ी सी अभी स्टैग्नेशन आई है। तो आई थिंक कि इस बात को भी हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं वज़ीर आज़म के विजन से, कि इसके बावजूद कि हम समझते हैं कि चीज़ों में थोड़ी रुकावट है, या अभी वो मईशत के जो मामलात हैं वो थोड़े स्लो हैं, तो जो लोग इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, रियासत की जिम्मेदारी कबूल करते हुए उनका एहसास सबसे पहले करेगी। इसमें आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म साहब की जो इस तकरीब रोनमाई में जो ये इनिशिएटिव का आगाज़ हुआ है, उसमें जो उनकी अपनी तकरीर थी, उसमें से कुछ की मैसेजेस हमने आपके सामने निकाले हैं। लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट दैट। मुल्क में गुर्बत को कम करने की जो जिहाद शुरू की है, ये जिहाद है। दिसंबर तक एक जो हमारा डेटाबेस कंप्लीट हो जाएगा, इससे ये जो अभी हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, इससे हमें मुकम्मल तौर पे पता चल जाएगा कौन से इलाके में कितने गरीब लोग हैं, कितनी इनकम है। पासमानदा और कमज़ोर लोगों के लिए जो स्पेंडिंग है उसके अंदर इजाफा कर रहे हैं 80 अरब रुपए का। जो बच्चे पासमानदा इलाके या उनके पास पैसा नहीं, या वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ग्रांट्स देंगे। बच्चे जो सड़कों पे होते हैं उनके लिए हम ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे, उनके साथ उनके लिए। फिर ये खाना बदोश लोग होते हैं जो जब सर्दियां पड़ती हैं तो पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं नौकरियां ढूंढने के लिए, उनके लिए। फिर जो ख्वाजा सिरा, उनकी भी हम मदद करेंगे। ये बॉन्डेड लेबर, भट्टों के अंदर कई जगह बड़े बच्चों को ज़बरदस्ती काम किया जाता है, तो उधर उसके लिए भी यहाँ से पूरी हम मूवमेंट शुरू करेंगे। किसी भी माशरे की अगर आपने हालत ज़ार पे ये देखना हो कि उसमें तब्दीली कितनी जल्दी आ सकती है, या वहाँ के जो ताकतवर तबके हैं वो वल्नरेबल तबकों का कैसे ख्याल रखते हैं, तो हम बात करते हैं एहसास की, कंपैशन की। रियासत के लेवल पे ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के आप की पॉइंट्स में देख रहे थे, इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अब बेहतर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर तो कोई तब्दीली लानी है, कोई अमेंडमेंट करना है, ताकि सबसे कमज़ोर तबके का ज़्यादा बेहतर ख्याल रखा जा सके। सो द टाइम इज़ राइट नाउ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बैतुल माल, इसके अलावा पावर्टी एलिविएशन काउंसिल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ज़कात काउंसिल्स, ये सब वो इदारे हैं जिनका मंशूर यही है कि इन सब से ज़्यादा जो कमज़ोर तबके हैं इनकी मदद की जाए। जो बच्चे स्कूलों में नहीं हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो बूढ़े हैं, या जिनके पास ज़रिया रोज़गार नहीं है, उनको एक सिक्योरिटी नेटवर्क प्रोवाइड की जाए। लेकिन वज़ीर आज़म का मानना है कि ये तमाम इदारे अपने अपने साइलोज़ में काम कर रहे थे, इनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। तो इनकी कोऑर्डिनेशन को, इनकी इंटीग्रेशन को बेहतर बनाया जाएगा। प्लान्स के हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि अब मुल्क भर में अगले 4 सालों में 10,000 नए यतीम खाने बनाए जाएंगे, ताकि ये जो बच्चे सड़कों पे हैं, जो ऑर्फन्स हैं, जिनके पास कोई नेटवर्क नहीं है, कोई उनको देखभाल करने वाला नहीं है, रियासत उनकी जिम्मेदारी कबूल करे। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान का सेंसस इस तरफ पॉइंट करता है
कि पूरे इस वक्त 1 करोड़ से भी ज़्यादा बुजुर्ग अफराद मौजूद हैं। इनके हवाले से भी कहा गया कि नए ओल्ड एज होम्स बनाए जाएंगे ताकि इनका बेहतर ख्याल रखा जा सके। वो ख़वातीन जो अपना बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं या अपना थोड़ा काम करके अपने लिए एक इज़्ज़त का रोज़गार कमाना चाहती हैं, हुकूमत ने ये भी कहा कि उनको तकरीबन 5.7 मिलियन उनको मोबाइल फ़ोन सस्ती कीमतों पे दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए वो अपना ये एक बहुत बड़ी उनके लिए सहूलत हो सकती है अगर वो अपना कारोबार करनी चाहती हैं। इसके अलावा उनको लीगल एड भी दी जाएगी अगर वो इस बात से आगाह नहीं हैं कि बैंक अकाउंट कैसे खोलें, काम कैसे करें, तो उनको बेसिक ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। आई थिंक ये बहुत ही अहम कदम इसलिए भी है क्योंकि हम इस बात पे बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तान एक फिलैंथ्रोपिस्ट, एक कंपैशनेट कौम है। अभी हाल ही में एक पाकिस्तान फिलैंथ्रोपी फोरम पे भी मैं शामिल थी और वहाँ पे भी यही बात हो रही थी कि ट्रेडिशनली हम बहुत देने वालों में से, हम में से जो मुखय्यर अफराद होते हैं जिनके पास ये अल्लाह ताला ने उनको ये नेमत दी है कि वो दूसरों की मदद कर सकें, वो मदद ज़रूर करते हैं। लेकिन जहाँ पे गैप रह जाता है वो ये कि अगर ये इस वक्त अगर देखा जाए हम अपनी जो GDP है उसका तकरीबन 1.5% हम पावर्टी एलिविएशन के लिए एज अ फिलैंथ्रोपिक एफर्ट देते हैं, लेकिन अगर इसको बहुत बेहतर भी बना लिया जाए तो शायद ये डबल हो जाएगा। जो काम रियासत कर सकती है, जिस तरह वो इन चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकती है और अपनी जिम्मेदारी निभा सकती है, उसका नेमल बदल आप और मैं इंडिविजुअली नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कदम है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट कि वो इन तमाम इदारों को एक पेज पे इकट्ठा कर रहा है, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एफर्ट कर रहा है ताकि पाकिस्तान में से गुर्बत का खात्मा हो सके और हम पुश कर सकें अपने आप को एज अ मिडिल इनकम लेवल कंट्री। उसके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, आपको और मुझे अपना हिस्सा डालना है, लेकिन एहसास मेरे ख्याल में दिलों से ताल्लुक़ रखता है और ऑफ कोर्स दिल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं नो मैटर वेयर यू आर इन पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन जिस तरह हम बात कर रहे हैं एहसास की, पाकिस्तान में बाकायदा गुर्बत को मिटाने के लिए इस इनिशिएटिव का आगाज़ किया गया है जिसका मकसद ये है कि मुख्तलिफ इदारे जो ऑलरेडी इस हवाले से काम कर रहे हैं उनको बेहतर इंटीग्रेट किया जाए और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इसके हवाले से अमेंडमेंट की ज़रूरत है या फिर फ़ंड्स के हवाले से इसमें रद्द-ओ-बदल की ज़रूरत है तो उसको भी लेके आया जाए। अच्छा जी, जहाँ हम तब्दीली की बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में भी एहसास और कंपैशन बढ़ता चला जा रहा है। आपको बताते चलें कि फेसबुक हमेशा से ही आज़ादी राय और आज़ादी एक्सप्रेशन के हवाले से बात करती थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम समझते थे कि इससे नफ़रत अंगेज़ी माशरे में फैल रही है, इनके कुछ उसके हवाले से रूल्स बहुत मुख्तलिफ थे। लेकिन हाल ही में होने वाले इन वाक़यात के बाद, खुसूसन जो न्यूजीलैंड वाला वाक़या हुआ है, फेसबुक को भी अपने किरदार पे यानी जो उसका रोल है इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग ब्रदरहुड एंड पीस एंड लव, उस पर भी उसको नज़रसानी करने की कोशिश की गई है। और ख़ास तौर पे ऐसे बहुत सारे नस्ल परस्ती के जो अवामिल थे, जो पर्सपेक्टिव्स थे, जो बातें थी, जो पहले फेसबुक अलाउ करता था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, अब उसको इसमें रद्द-ओ-बदल करनी पड़ी है। इसने बाकायदा ऐलान किया है फेसबुक ने कि अब वो बैन करते हैं किसी भी वाइट सुप्रीमेसी से रिलेटेड कंटेंट को, सब्जेक्ट को, अगर ये उनकी साइट पे मिला तो ऐसा कोई भी कंटेंट शेयर करने वाला पेज या एडमिन या शख्स, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आई थिंक ये डायरेक्ट इन रिस्पॉन्स टू है क्योंकि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने भी इसको बड़ा स्ट्रांगली टेकअप किया न्यूजीलैंड में होने वाले इस दहशतगर्दी के वाक़े में, जिसमें हमने देखा कि वहाँ पे मसाजिद पे अटैक किया गया है। तो लोग अब मेरे ख्याल में वो जो एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होता था कि सब कुछ ही इस्लाम से रिलेटेड है, इस्लामोफोबिया को ये चीज़ बहुत ज़्यादा उभार रही थी, अब पीपल आर सीइंग थिंग्स इन द राइट पर्सपेक्टिव। खैर जी, अब बढ़ते हैं, ये एक बहुत ही मजबूत तब्दीली है और इस तरह की इनवर्ड रिफ्लेक्शन की हर माशरे को ज़रूरत होती है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉप स्टोरीज, लेट्स सी व्हाट इज़ आज इन फोकस टुडे। FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप की पाकिस्तानी हुक्काम के साथ बैठक, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दों की माली मुआवनत की रोकथाम पर ब्रीफ किया गया। वज़ारत दाखिला हुक्काम ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन से भी आगाह किया।
बिलावल भुट्टो ने कहा कि भुट्टो का नवासा झुकने, डरने और भागने वाला नहीं है। कहते हैं कि कायद अवाम ने शहादत कबूल की, आमिर के सामने सर नहीं झुकाया। मुल्क से करप्शन ख़त्म करने के लिए इंतकाम नहीं, बिला इम्तियाज एहतसाब का निज़ाम होना चाहिए। नवाज शरीफ का इलाज शरीफ मेडिकल सिटी में होगा। साबिक वज़ीर आज़म को आज अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में बड़े भाई से मुलाकात, हाल अहवाल दरियाफ्त किया। खबरें आपके सामने हैं। एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्रेन मार्च रवा दवा है। हमने इसी हवाले से 2 रोज़ कबल हामिद मीर साहब से भी गुफ्तगू की थी, जिनका मानना था कि इसका जो फ़ायदा है वो शायद PMLN को होगा। ये PMLN की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपसी क्या गठजोड़ है? क्या वो नज़रियाती तौर पर किसी भी इशू पर एक साथ हैं? दोनों के अगर सियासी बयानात की तरफ देखा जाए तो बार बार यही बात करते हैं कि बिला इम्तियाज़ एहतसाब होना चाहिए, लेकिन जब एहतसाब के कटहरे में इनके अपने लोगों के नाम आते हैं या फिर इनका अदालतों से बुलावा आता है तो शदीद रद्द अमल आता है। इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है बैरिस्टर एहतशाम को। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर एहतशाम, पहले तो जो बिलावल भुट्टो साहब के बयानात हैं उसको आप किस रोशनी में देखते हैं? हामिद मीर साहब का ख्याल था कि शायद ये दोबारा से अपना सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ जो सिंध में अपनी स्ट्रीट पावर है उसको दिखाने के लिए मार्च किया जा रहा है। आप इसका क्या ऑब्जेक्टिव देखते हैं? बहुत शुक्रिया सिद्रा। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि सिंध कार्ड इस्तेमाल अगर वो कर सके तो करेंगे, बल्कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं जी। और आप देखिए कि पाकिस्तान की सियासत में ये कोई नई रीत नहीं है। जब भी किसी भी सियासी जमात पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो जो भी कर सकते हैं वो करते हैं। और सिंध कार्ड इस्तेमाल करना या बलोचिस्तान कार्ड इस्तेमाल करना या फिर कोई और कार्ड इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में एक छोटी बात है। हाल ही में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयान आया था कलअदम तंजीमों के हवाले से, कि जिसमें उन्होंने ये बोला कि आपने इनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया ताकि हिंदुस्तान का प्यारा आके ना उन्हें उड़ा दे, मैं समझता हूँ कि ज्यादा बड़ी बात थी। तो अगर इस हद तक सियासतदान बयान दे सकते हैं अपने आप को एहतसाब के अमल से बचाने के लिए, तो सिंध कार्ड वाली बात तो मेरे ख्याल में छोटी रह जाती है। बैरिस्टर एहतशाम, आप क्या समझते हैं? यानी अगर हम कैंपेन ट्रेल में बिलावल भुट्टो जरदारी को देखें इलेक्शन से पहले, उनमें बड़ी समझदारी, बड़ा तदब्बुर नजर आ रहा था। लोग इस बात पे बड़े खुश थे कि वाकई पाकिस्तान की सियासत में एक और नया नाम उभर कर आ रहा है जिसका एक अपना ब्रांड है, जो पाकिस्तान की यूथ के दिलों में घर कर रहा है। लेकिन इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात और अब ये जो इन्होंने स्टैंड पॉइंट लिया है, और खुसूसन जो लोग ऑलरेडी मेरे ख्याल में उनके जहनों में एक छाप है कि शायद PMLN भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतसाब से कोई रिलीफ चाहते हैं, उसमें अब आपको लगता है कि इनके इमेज को कोई धचका लग रहा है इस वक्त? जी, इमेज को धचका इस हद तक जरूर लग रहा है कि मैं इसके हवाले से, आप इसके हवाले से बात कर रही हैं, पाकिस्तान के बाकी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आप देख रही हैं कि जब से वो उधर से सिंध से निकले और अभी मेरे ख्याल में गड़ी खुदा बख्श जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, जो जियाले हैं, जो कारकुनान हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी हद तक इमेज को कोई धचका नहीं है। सही, वो उसी तरह चलता रहेगा। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस पर सोच रहा था इस स्टेटमेंट से पहले जो हिंदुस्तान के तैयारों के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिया कि बिलावल हैज टर्न्ड इनटू अ मैच्योर पॉलिटिशियन। और बड़े तदब्बर से बड़े लग रहा था कि बड़े मैच्योर किस्म की एक बॉडी लैंग्वेज भी है, और जो बातें कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी उससे भी पता लग रहा था कि उन्होंने ग्रूम कर दिए हैं इर्तिकाब के अमल से गुजर के। अपहोल्डिंग द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, यानी जो एक जमहूरी अमल के मुताबिक जो अख्तार होती है, जमहूरी अख्तार के पासबान के तौर पर सामने आ रहा था। अच्छा जी, दूसरी तरफ भी आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत लोगों की निगाहें मरकूज थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि क्या उनको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस फैसला आने से पहले ये कहा था कि जी किस कानून के तहत उनको मुल्क से बाहर इलाज के लिए भेजा जाए। अभी भी जो उनको रिलीफ मिला है उसके बाद उनको मुल्क से बाहर जाके इलाज करने की इजाजत नहीं है। आपसे इस हवाले से भी पूछना चाहेंगे, जो इन्होंने एक ये अपना एक रवैया बना के रखा हुआ है कि इनको मुल्क से बाहर भेजा जाए, फिर बार बार ये बात की जा रही है कि शायद इनके इलाज मुआलजे में कोई रुकावट डाली जा रही है और उनका बेहतरीन इलाज सिर्फ मुल्क से बाहर ही हो सकता है, उस पर आपका क्या रद्द अमल है? मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो मैक्सिमम रिलीफ दे सकती थी मियां नवाज शरीफ को वो दे चुकी है। देखिए, पहले ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है और इस केस को एक यूनिक केस ट्रीट करके उन्होंने यूनिक किस्म का रिलीफ दे दिया। आपने
देखा होगा कि अब ये बात हो रही है कि अगर मियां नवाज शरीफ को इस बुनियाद पे जमानत मिल सकती है कि वो स्ट्रेस में है, तो फिर बाकी जितने भी कैदी जेलों में है, पंजाब की या पाकिस्तान की, उनको क्यों नहीं मिल सकती? सही, उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली बहुत ठीक फैसला है और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आसिफ सईद खोसा साहब ने काफी समझदारी के साथ ये फैसला दिया है कि वो जेल से बाहर उनको रिलीज कर दी, क्योंकि आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली थी वो भी चीफ जस्टिस उस टाइम पे तो नहीं थे आसिफ सईद खोसा साहब, उन्हीं का लिखा हुआ फैसला था। तो एक इम्प्रेशन था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, इनके वर्कर्स की तरफ से, कि सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ बायस्ड है और हमारे खिलाफ ये एहतसाब नहीं हो रहा, ये इंतकाम हो रहा है। तो उस बैकड्रॉप को ज़हन में रखते हुए इस फैसले के हवाले से कम ये चीज भी सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट किसी हद तक भी प्रेजुडिस नहीं है। जो मैक्सिमम रिलीफ सुप्रीम कोर्ट दे सकती थी ऑन द बेसिस ऑफ द मेडिकल रिपोर्ट्स जो मुख्तलिफ बोर्ड्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे, वो यही था, वो इन्होंने दे दिया। बैरिस्टर साहब, एक ये इन फैसलों की रोशनी में हाल ही में जो इक़दामात हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ट्रेन मार्च चल रहा है, आप क्या कहेंगे ये दोनों जमातें, एक तो नंबर वन कि एज ऑपोजिशन किस तरह का रोल निभा रही हैं, एंड सेकेंडली आज इलेक्शंस के इतने कुछ माह गुजर जाने के बाद जब हम समझते हैं कि शायद हुकूमत वक्त भी बेहतर ग्रिप अपनी लेके आ रही है कुछ मामलात के ऊपर, इन तीनों जमातों की मकबूलियत को अवाम में आप कहाँ खड़ा देखते हैं? देखिए, इन तीनों जमातों की मकबूलियत फिलहाल इस वजह से तो नहीं बढ़ेगी कि ये ऑपोजिशन के तौर पर कैसा किरदार अदा कर रहे हैं। हाँ, इस वजह से जरूर बढ़ सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के हद तक कारकर्दगी दिखा पाते हैं। अगर वो फेल होते हैं या वो अवाम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते हैं, तो फिर डेफिनेटली ये तीनों जमातें उससे फायदा उठाएंगी। जहां तक आपका पहला सवाल कि ऑपोजिशन का क्या किरदार होगा, तो ऑपोजिशन का यही किरदार होगा जो कि हम देख रहे हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ट्रेडिशनली बड़े पुराने हरीफ हैं और पोल्स अपार्ट थे, लेकिन अभी साथ आ गए जी। वो इसी वजह से आ गए कि ये हालात इस तरह के पैदा हो गए कि दोनों को सूट करता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एहतशाम फॉर बीइंग हियर विद अस। और दोनों को सूट करता है, वही साधने आते भी नहीं, ठीक से छुपते भी नहीं, कुछ मामला पे साथ हो जाते हैं। लोगों का यही कहना था कि जब ट्रेन मार्च का आगाज हुआ तो PML बिल्कुल खामोश थी, PMLN को रिलीफ मिला तो उसकी सपोर्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं बोला। ये दोनों जमातें अपना अपना तशख्खुस भी बरकरार रखना चाहती हैं, लेकिन साथ हो भी जाती हैं जब इनके अपने फायदे में हो। इसी हवाले से लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक जी। ये तो थी हमारा आज का रिएक्शन, और इसके बाद वापस आते हैं तो आपकी मिलो पाकिस्तान में एक बहुत ही ज़बरदस्त अचीवर से मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। शदीद नेज़ल आवाज़ में मैं आपके साथ आज मौजूद हूँ। अभी मैं ब्रेक में चेक कर रही थी, बहुत सारी ट्वीट्स भी आई हुई थी कि सिद्रा आपको क्या हो गया, आपका गला ख़राब है। हाँ जी, कभी कभी बायोनिक वुमन भी बीमार पड़ जाती है, और अभी तो वही हाल है कि जब तक मैं म्यूट हूँ, बहुत क्यूट हूँ, और उसके बाद जैसी मेरी आवाज़ निकलती है तो फिर आप देख सकते हैं कि आप काफ़ी डर भी जाएंगे। लेकिन जी, द शो मस्ट गो ऑन, और आपका हमारा साथ है जी 11 बजे तक। अब वक्त हुआ है मिलो पाकिस्तान का, और जिसमें आपकी मुलाकात कराएंगे हम राबिया से। राबिया के हौसले बुलंद हैं, और इसलिए आज उनसे आपकी मुलाकात कराना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि कभी कभार अगर हमसे कोई ज़रा सा भी मुख्तलिफ होता है तो हम उसको ये एहसास दिलाते हैं कि वो मुख्तलिफ है। कभी कभार हमारी यही हरकतें, कभी हमारा ये जो हमारी इनसेंसिटिविटी है, उससे उनके दिल पे क्या गुजरती है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन इन सब चीज़ों को उन्होंने कभी भी अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। सबसे पहले उनके बारे में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, और उसके बाद उनसे मुलाकात करेंगे। लेट्स टेक अ लुक। ये है कराची की 23 साला तालिब इल्म राबिया। फस्ता कदम है लेकिन हौसले पहाड़ से भी बुलंद हैं। राबिया ने निजी यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल करके वालिदैन के ख्वाबों को पूरा कर दिया। राबिया के फ्रेंड्स और पेरेंट्स को राबिया पर नाज है। माशरे में ऐसे जितने भी बच्चे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, वो जो है हिम्मत ना हारें और तालीम को हासिल करें। तालीम सारी माजूरी का इलाज है। बहुत परेशानियाँ उठाई हैं, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि ये आज इस मुकाम पे पहुँची। अल्लाह ताला इसको आगे भी कामयाब करे। हिम्मत करोगी तो होगा।
घर बैठ के कुछ नहीं होगा, और पढ़ाई है और यही सबसे बड़ी चीज़ है। 3 भाइयों में सबसे बड़ी राबिया है, जो कहती हैं कि हुसूल इल्म में बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो घबराई नहीं। अपने छोटे कदम को राबिया ने अपनी कमजोरी के बजाय ताकत बनाया और पैगाम दिया कि कामयाबी हासिल करने के लिए कद ऊंचा होना जरूरी नहीं। अस्सलाम वालेकुम राबिया, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, आपका जो हौसला है वो बहुत कदावर है। आप इतनी सीरियस क्यों हैं, पहले तो ये बताएं, इसकी क्या वजह है? नर्वस हूँ थोड़ा सा। नर्वस हो थोड़ा सा? नर्वस होने वाली तो कोई बात ही नहीं, हम तो गपशप लगा रहे हैं। मुझे ये बताओ कि आपके पैकेज में मैं देख रही थी कि ये जिक्र आया कि ये जो सारा सिलसिला था, ये जो सफ़र था जहाँ तुमने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन इसमें मुश्किल मकामात भी बहुत आए। किस तरह की मुश्किलें आई? बस लोगों का रिएक्शन थोड़ा सा अनोइंग होता है। लाइक जब वो फर्स्ट टाइम मुझे देखते हैं तो मुझे भी अजीब लगता है कि भाई ऐसे क्यों देख रहे हैं लोग। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड बहुत सारी थी यूनिवर्सिटी में। हाँ, सब बहुत अच्छी थी, मतलब अगर सबसे वो दोस्ती थी। आपके बारे में कुछ कहना चाहें तो आपकी शख्सियत की कौन सी चीज़ आपको लगता है लोगों को सबसे ज़्यादा याद रहती है? अभी तो तुम खैर बहुत सीरियस और बहुत नर्वस हो, लेकिन बहुत ज़्यादा जॉली हो, हंसी मजाक करती हो, क्या चीज़ तुम्हारे बारे में सबसे यूनिक है? फ्रेंड्स के लिहाज से मतलब फ्रेंड्स, उनको बस यही अच्छा लगता है कि मैं घुल मिल जाती हूँ। लाइक फर्स्ट टाइम तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है मुझे फिट इन होने में न्यू एनवायरनमेंट में, लेकिन उसके बाद थोड़ा हो जाती है। अच्छा, अभी मैं देख रही थी आपकी ग्रेजुएशन में जो फील्ड आपने अपने लिए पिक की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और आज जो पूरा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का निज़ाम है कि लोगों को अपनी बात कहनी पड़ती है, मनवानी पड़ती है, कभी ऐसा हुआ कि तुम कॉन्फिडेंस अपने आप में फील ना करती हो, बात करने से पहले झिझकती थी, आहिस्ता आहिस्ता ही एतमाद आया होगा ना? जी बहुत। पहले तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी मैं, सही, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया। तो इसमें किसने मदद की? टीचर्स ने मदद की, दोस्तों ने मदद की, वालिदैन ने मदद की? सबसे ज़्यादा तो वालिदैन ने ही मदद की, और टीचर्स और फ्रेंड्स का भी कहीं ना कहीं रहा है सपोर्ट। और अगर जब तुम यानी लोगों के रिएक्शन से अनॉय होती थी या गुस्सा आता था, कभी चिड़चिड़ाहट हो जाती है इंसान को, तो उस वक्त किससे डिस्कस करती थी या कौन हेल्प करता था? आपके बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं जो आपको पता ही नहीं होता कि मैं इसका करूं क्या, मुझे गुस्सा आ रहा है, व्हाट कैन आई डू, इट्स आउट ऑफ माय कंट्रोल। तो उस वक्त क्या करती थी? पेरेंट्स से ही बोलती थी या ज़्यादातर मामा से शेयर करती थी। तो फिर मामा ने समझाया कि जब कोई डिफरेंट चीज़ बाहर जाती है तो सब देखते ही हैं, क्योंकि वो सबसे यूनिक होती है, इसीलिए। सही। तो अम्मी के उस वक्त बात पे यकीन आता था या गुस्सा आता था? जी आता था, लेकिन उसी ने मतलब उसी बात ने मुझे थोड़ा इनकरेज किया कि हाँ भाई मैं डिफरेंट हूँ, इसलिए सब लोग मुझे ऐसे देखते हैं। और अब आगे क्या इरादा करती हो? यानी पढ़ाई तुम्हारी माशाल्लाह हो गई है, प्रोफेशनली कुछ करना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहती हो, ये जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है, इसको मज़ीद आगे कैसे लेके जाओगे? बस जॉब करूँगी इंशाल्लाह। हाँ। और मास्टर्स का भी है मेरा। अच्छा राबिया, अगर कोई आपसे ये पूछे कि जो आपकी कंडीशन है कि आपका कद नहीं बढ़ा, बोन्स का मसला है, ये कोई तकलीफ दे कंडीशन है, यानी इसमें आपको कोई अपनी हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है? नहीं, एज सच तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी थोड़ी कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उसके लिए मतलब ये कैल्शियम की कमी तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान भर के बच्चों, ख़वातीन खुसूसन होती है। तो अगर तुमसे ये कहा जाए कि लोगों को आपने इसकी आगाही देनी है इस कंडीशन की, या लोगों को ये बताना है कि देखें ऐसी अगर कोई आपके साथ सिचुएशन हो, कंडीशन हो, उसके बावजूद भी आप अपनी लाइफ भरपूर अंदाज में जी सकते हैं, तो तुम क्या उसमें इंटरेस्टेड होगी लोगों को बताने में? जी ज़रूर। तो अगर इस वक्त तुम्हें बहुत सारे ऐसी बच्चियाँ या बच्चे देख रहे हैं जो आपकी तरह अपने आप को मुख्तलिफ पाते हैं, यानी उनके बालों की वजह से, उनकी कद काट की वजह से लोग उनको मुड़ मुड़ कर देखते हैं, और आप क्योंकि इससे गुजरे हुए हो, तो आप उनको क्या मशवरा दोगी? बस यही बोलूँगी कि मतलब ऐसे रिएक्शन को इग्नोर करना चाहिए और पॉजिटिविटी पे फोकस करना चाहिए। लाइक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको इनकरेज करते हैं, सही, राह चलते हुए आपको इनकरेज करते हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय उन लोगों के जो आप पर हंसते हैं या दूसरे लोगों को बोलते हैं कि देखो देखो वो देखो। अच्छा, तो ये बताओ, जो अभी आपने लोगों को मशवरा दिया इग्नोर करने का, जी, इग्नोर इंसान कैसे करता है? यानी उस वक्त अपना जहन कहीं और तुम ले जाती हो, या तुम उनको सोचती हो कि भाई ये तो किसी काबिल ही नहीं है, कुछ भी सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इग्नोर इंसान कैसे करता है? इग्नोर इस तरह के, लाइक आपने किसी को नोट कर लिया कि वो किसी को बोल रहे हैं कि भाई आप
आप भी देखो उसको। तो आप जस्ट लाइक मैं कहीं और देखने लग जाती हूँ या भूल जाती हूँ कि भाई हाँ इसने कुछ ऐसा किया है, या जिस काम किया लिया आई उस पर फोकस करने लगती है। उस पर फोकस करती। मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबीज और क्या क्या है? मुझे पता है कि तुम्हें बुक्स पढ़ने का शौक है, इसके अलावा ऑनलाइन लर्न कर लेती हूँ कुछ, या फिर बस इतनी ज़्यादा कुछ हॉबीज़ नहीं है। इतनी ज़्यादा हॉबीज़ नहीं है। अच्छा, अम्मी अब्बू को क्या कहना चाहोगी? क्योंकि जब वो तुम्हें तकलीफ़ में देखते होंगे या तुम उदास हो जाती होगी तो उनको भी तकलीफ़ होती होगी, तो उस वक्त अपने लिए इंसान से ज़्यादा उनके लिए फील करता है कि भाई मेरे पेरेंट्स मेरे लिए अगर उदास हो रहे हैं तो मुझे अपने आप को बकअप करना है। अम्मी अब्बू को कुछ कहना चाहोगी आज? बस यही कहना चाहूँगी कि उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे आज पहुँची हूँ और उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि अगर वो नहीं होते तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती। अच्छा, एक और लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम कहते हैं ना कि एहसास की कमी है या लोग इस बारे में सोचते नहीं हैं कि अगर हमसे कोई मुख्तलिफ है तो उसकी लाइफ कैसी होगी, तो जब आप यूनिवर्सिटी जाते हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देखते हो या हमारे मॉल्स, हमारी सड़कें, हमारी बिल्डिंग्स जैसे बनी हुई हैं, क्या आप जैसे लोगों का ख्याल करके उन्होंने कुछ आपके लिए सहूलत की हुई है? नहीं, ऐसी कोई सहूलत नहीं है और मैं चाहूँगी कि ऐसा ये लोग कुछ ऐसी इंस्टॉलमेंट वगैरह करें, कुछ ऐसा बनाएं। लाइक जब रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाती हूँ तो उनके जो मतलब काउंटर वगैरह होते हैं वो काफ़ी नॉर्मल हाइट के लिहाज से होते हैं, तो मुझे थोड़ा इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। राइट। और अगर जाहिर सी बात है उस वक्त आप अपनी बात कह नहीं पाते तो उसको गुस्सा भी आ रहा होता होगा। ठीक है, आई थिंक राबिया यहाँ पे मौजूद हैं तो इनके तवस्सुत से हम ये बात ज़रूर करना चाहेंगे कि देखें, अल्लाह ताला ने हमारे माशरे की खूबसूरती ही इस चीज़ में बनाई है कि हम सारे एक जैसे नहीं, कुकी कटर नहीं है कि सब के सब एक जैसे दिखते हैं, एक ही जैसे ख्यालात रखते हैं, हम सब मुख्तलिफ हैं। तो ये जो हमारे आपसी इख्तलाफात हैं इनको हमें बांटने के बजाय हमें और इनरिच करना चाहिए। दूसरे लोगों का भी ख्याल करें, अगर वो आपसे मुख्तलिफ हैं तो उनको सिर्फ ये एहसास बार बार ना दिलाएंगे जी आप तो इतने डिफरेंट हैं और आप हमें फिट इन नहीं करते। इनफैक्ट उनको अकोमोडेट करें, उनको भी सेलिब्रेट करें और अपने आप में उनको मिलाकर चलें। थैंक यू सो मच राबिया फॉर बीइंग हियर, वी विश यू ऑल द बेस्ट। माशाल्लाह आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर एंड आई होप दैट यू गो प्लेसेस विद दैट। इसी के साथ जी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इट विल बी टाइम फॉर आवर बिग डिस्कशन जो मैं अपनी इसी नज़ले वाली आवाज़ में करूँगी आपके साथ। तो हमारे साथ रहें और कहीं मत जाएं, देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। यकीनन अब वक्त हुआ है हमारे बिग डिस्कशन का। जनाब टेलीफोन लाइंस खुली हुई होंगी, ज़रूर हमें कॉल करके इस सब्जेक्ट के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं हमें ज़रूर बताएं। अक्सर हमारे यहाँ जब हम किसी भी फैमिली स्ट्रक्चर में, पर्सनल सिचुएशन में स्ट्रक्चर्स देखते हैं जिसके अंदर हमें नज़र आता है कि किसी के पास अथॉरिटी है, पावर है या वो रिश्ते में बड़ा है आपसे, वहाँ कहीं ना कहीं हम एलिमेंट ऑफ अना भी देखते हैं। ये अना या खुद परस्ती मामलात को बिगाड़ती भी है। किन चीज़ों से हमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में मुहतात रहना चाहिए, आज इस बारे में बात करेंगे। और अना एग्जैक्टली क्रिएट कहाँ से होती है? क्या ये हमारे यहाँ नेचुरल इनबिल्ट एक फैक्टर है, जिस तरह लोग कहते हैं कि जी ये उसकी फितरत है, क्या ये एक फितरी अमल है या फिर हमारे हालात, हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारी कंडीशनिंग हमें अना परस्त बनाते हैं? आज का हमारा सब्जेक्ट यही है। इस पर हम नफ्सियाती पहलू भी लेंगे, दीनी राय भी लेंगे और समाजी तौर पर भी इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। हमें कॉल कीजिए और बताइए कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा अनापरस्त कौन है जिसके साथ डील करना आपके लिए बहुत मुश्किल भी है। और इसी सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नीलम नाज और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं वेरी प्रोमिनेंट टीवी पर्सनैलिटी जुनैद इकबाल। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। गुफ्तगू का आगाज़ अगर नीलम मैं आपसे करूँ, अना मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं हम इसको अक्सर, व्हाट इज़ अना और कब ये मनफी एक रुझान बन जाती है हमारी ज़िंदगियों में? ठीक है, अना जो होती है वो बेसिकली अना का जो इंग्लिश वर्ड है ईगो, वो डिराइव ही होता है, उसका मीनिंग होता है मैं, सारी चीज़ मैं, मुझसे। ठीक है, अच्छा
शुरू में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है हम उसको बहुत पॉजिटिवली इनकरेज करते हैं कि तुम ये भी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, उसको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते हैं जो कि एक बहुत हेल्दी चीज़ है। लेकिन जब वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाता है, जब उसको लगता है कि वो कोई गलती ही नहीं कर सकता, उसको कभी भी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है या सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ईगो में तब्दील हो जाती है। जब हम बात ईगो की करें और आपने कहा कि कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस तक का सफ़र है, तो जिन्हें व्हाट वुड यू से, मुझे तो ऐसा लगता है कि कई लोग जो अनापरस्त होते हैं वो अंदर से बहुत डरे हुए और बहुत कमज़ोर होते हैं। वो तो अपनी कमज़ोरियों को ढांपने के लिए एक तरह से अना का एक सामने खोल चढ़ाए हुए होते हैं। आपका क्या नज़रिया? बिल्कुल दुरुस्त, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए, एक शख्स जो अनापरस्त होता है ना, ज़रा कभी उस पर गौर कीजिए कि एक्चुअल वो एक जगह पे आके रुक जाता है। सही, वो गलत हो तो रुक जाता है, वो सही हो तो रुक जाता है। उसकी नज़र में वो सही है, सामने वाला गलत है। उसकी बात दुरुस्त है, सामने वाले की बात गलत है। उसका नज़रिया सही है, सामने वाले का नज़रिया गलत है। उसकी अपनी हर इंटेंशन जो वो अपनी ज़ात के अंदर सोच रहा होता है उसको सही नजर आती है और सामने वाला मुकम्मल तौर पे उसको गलत नजर आता है। नतीजा क्या ब्लैक एंड व्हाइट है जिंदगी। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं, कोई ग्रे एरिया यानी कोई और रंग ही नहीं है। जी, मैं वो ये समझता है कि मैं सही हूँ, बस मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है। और मेरे सही होने के लिए ये जरूरी भी है कि अगला गलत हो, यानी अपने आप को इतना पसंद करें कि मेरी बात इतनी सही है कि उससे जरा सी जेर जबर की भी अगर आप में मुख्तलिफ हैं आप, तो इसका मतलब आप गलत हैं। ऐसा मुश्किल है ऐसे किसी के साथ रहना? नहीं, ये सिर्फ रहने की बात नहीं है, ये तो आपने मेरे ख्याल है शायद जाके एक स्पेसिफिक रिश्ते की बात शायद कर दी। हाँ। लेकिन अगर जनरली आप बात करें ना, तो जनरली हमें नजर आता है सोसाइटी में कि हमारे यहाँ, मैं समझता हूँ कि आज हम खुदी या यूं कहिए कि खुददारी या अपने आप को तलाश करना या खुद शनासी के फलसफे से निकलकर हम एक्चुअल खुद परस्ती या यूं कहिए कि अपनी ज़ात के अंदर फना होने वाले या फिदा होने वाले या गुम होने वाले लोग हो गए। मतलब यूं समझ लो बात को कि अगर मैं अपने आप को हसीन समझूं तो मैं दूसरे को बदसूरत नहीं समझ सकता। ये मेरा हक है कि मैं अपने आप को हसीन समझूं, लेकिन ये मुझे कतन जो है वो लागू नहीं है मुझ पर कि जी मैं किसी और को जो है वो अपना बदसूरत कहना शुरू कर दूं। अगर मुझ में इल्मियत है तो ये मेरी अपनी इल्मियत है, लेकिन मैं किसी को जाहिल नहीं कर सकता। लेकिन जहां आपने खुद शनासी का जिक्र किया, नीलम, आई वांट टू कम बैक टू यू। इसमें अक्सर जैसे लोग कहते हैं ना, उनको ये एहसास भी होता है कि उनमें कुछ कमी है, उनमें कोई गलती है। और यहाँ पे मैं खुसूसन बात करना चाहूँगी जैसे गुस्सा। कुछ लोग बड़ी खुशी खुशी और बड़ी इसको एक मगरूर तरीके से बताते हैं, मुझे जी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है तो मैं किसी की नहीं सुनता। आपको ये एहसास है, आपको पता है, आप खुद शनासी में आप जानते हैं कि आप में ये कमी है, लेकिन फिर खुद परस्ती इतनी कि इसको सही नहीं करना, इसके साथ ही रहना, बाकी सारे एडजस्ट करें मेरे साथ। आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हम कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, ठीक है, या अनापरस्त ज़्यादा हो गए, इसका मतलब है कि वो लर्न करने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी कमज़ोरियों पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, कहने को तो उनको पता है कि हाँ ये मुझ में प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसको एडमिट नहीं कर रहे कि ये प्रॉब्लम है और ये दूसरों को मुतासर कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने एनवायरनमेंट से लर्न किया हुआ है कि गुस्सा आता है तो बाकी सब एडजस्ट कर लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं इतना डोमिनेटिंग हूँ, मैं इतना आगे आकर लोग, तो ये गलत मैसेज उनको बचपन से दिया गया है, जिसकी वजह से ये चीज़ आ जाती है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि जब ज़्यादा सक्सेस आ रही होती है, जब ज़्यादा पावर में लोग आ रहे होते हैं, एजुकेशन वाइज भी हो सकता है उनको ज़्यादा सक्सेसेस मिल रही है। देखिए नीलम, अक्सर ऐसे नहीं देखा आपने, जो अनापरस्त लोग होते हैं ओवर टाइम इनकी जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो कम होने लगती है, लेकिन दूर होते जाते हैं ना आपसे। जब आप इतना ज्यादा, आप में लचक ही नहीं है, आप दूसरे की बात ही नहीं सुनते, तो चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, आहिस्ता आहिस्ता तो वो तन्हा हो जाता है। क्या कहेंगे जुनैद? बिल्कुल ऐसा है। देखिए, जो अनापरस्त, यूं समझ लें कि इस अनापरस्ती की इब्तिदा कहाँ से हुई? शैतान ने सबसे पहले कहा था, माज़अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूँ। ठीक है जी। दुनिया में फिरौन ने क्या कहा था? मैं सबसे बेहतर रब हूँ। ऐसा ही है ना। नमरूद ने खुदाइयत का दावा किया, शद्दाद ने जन्नत बनाई। ये सब क्या लोग थे? ये एक्चुअल वो लोग थे जो अपने आप को सही समझते थे, अपने आप को बेहतर समझते थे, अपने आप ही को बेहतर समझते थे, और इसीलिए उन्होंने सबका रद्द किया कि हम सबसे बेहतर हैं। आज होता क्या है, आई एम सॉरी, आपकी बात में थोड़ा सा डिशन गया, हमें रिवायत ये भी बताती है कि नमरूद पूरी दुनिया को सुबह ये कहता था कि मैं तुम्हारा रब हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन रात को उसको ये एहसास है, वो जो हम कह रहे हैं ना गलती वाला, कहीं ना कहीं ज़मीर के चौके मारता था और उसको ये एहसास था कि वो जो कह रहा है वो गलत है। और रिवायतें ये भी कहती है कि वो पूरी रात कि वो आखिरी वक्त में वो जब वो डूब रहा था, तो ईमान नहीं, इवन नमरूद एवरी नाइट वो उल्टा लटकता था,
देखिए नमरूद का मामला तो बात कहीं और चली जाएगी। वो एक्चुअल वो हुआ क्या, मैं आपको समझाऊं कि जिस शख्स ने खुदाई का दावा दुनिया में किया अपनी, यानी होता क्या है, आप क्यों कहते हैं कि जी मैं सही हूं, उसकी कुछ वजूहात होती हैं। अब चलो इस तरफ आ जाते हैं। जब मुझ में ये बात पैदा हो जाए ना, ये जोम पैदा हो जाए कि मैं इंतहाई ताकतवर तरीन आदमी हूं और मेरी ताकत के आगे कोई कुछ नहीं कह सकता, अब चाहे वो ताकत मेरी लश्कर की सूरत में हो, चाहे मेरे इल्म की सूरत में हो, चाहे मेरे हुस्न की सूरत में हो, चाहे मेरे माल की सूरत में हो, चाहे मेरी कुर्सी की सूरत में हो, चाहे मेरे मनसब की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, या यूं कहिए कि चाहे मेरी पीआर की सूरत में हो सोसाइटी में, जब मुझे ये बात मेरे अंदर पैदा हो जाए कि मैं दुनिया का ताकतवर तरीन, या एटलीस्ट जिन लोगों के दरमियान में रहता हूँ ताकतवर तरीन आदमी, इन्फ्लुएंस रखता हूँ, पावर है मेरे पास, तो फिर इंसान कहता है कि अब जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। नमरूद एक्चुअली जो है ना इस खब्त में मुब्तला था कि उसको ये खब्त था कि मैं दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स हूं। हाँ। अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने ये किया कि उसके खिलाफ कोई फौज नहीं भेजी, अल्लाह ने उसके खिलाफ अपने लश्कर में से सबसे ज्यादा अदना तरीन जो मखलूक थी वो था मच्छर। अल्लाह ने मच्छर की फौज उसके जो है फौज के ऊपर भेजी। हाँ। और हर मच्छर पर यानी जिसको मारना था उसका नाम लिखा हुआ था, तो जो मच्छर की मलिका थी वो हर एतबार से जो है ऐबदार थी। अल्लाह ताला ने नमरूद पर उसको जो है वो मुतय्यन कर दिया था और वो मच्छर जो है वो नमरूद की नाक के अंदर चला गया था, उसके दिमाग में। और नतीजा क्या निकला कि वो उसके दिमाग को डिस्टर्ब करता था। तो जिन खुद्दामों के सामने खड़े होकर वो ये कहता था मैं नमरूद हूं, मेरी इत्तिबा करो, मेरी जो है वो इबादत करो, वही जो खुद्दाम थे उनको वो कहता था कि अब मेरे सर पर जूतियां मारो, जूतियां मारते थे। हाँ। नतीजा ये निकला कि उसी अंदाज से जो है वासिल जहन्नम हो गया। तो इंसान को अल्लाह की तरफ से एक मैसेज है, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। तुम अगर ये कहो ना कि जी मैं सही हूं, तो ये मत कहो कि मैं सही हूं, ये कहो कि सही तो वो है, मैं तो बस अपनी बात पेश कर रहा हूँ और सामने वाले को इज्जत देके उसकी बात को तस्लीम करना। अच्छा जी, थोड़ा सा अब गुफ्तगू का रुख हमारी और आपकी ज़िंदगी पे लेके आते हैं। ये तो चले तारीख से हमें बहुत सारे अस्बाक मिलते ही हैं, लेकिन ये भी बताएं कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी हैं वो अना से कैसे डिस्टर्ब होती हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन सा, अब कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस जफर बात कर रही हूँ, लाहौर से। रिहाना मेरा नाम है जी। रिहाना साहबा क्या कहेंगी? जी मैं जरा थोड़ा सा इसी टॉपिक पे, वो फैमिली में है एक मैटर, तो वो जरा से थोड़ा सा जी जी बताइए। बेटा है मेरा ना जी, 28 ईयर्स का है माशाल्लाह। ओके। तो पर्सनैलिटी भी उसकी बड़ी अच्छी है, मतलब गुड लुकिंग है, आर्मी अफसर है, सारा कुछ है। और वो बचपन से ही मतलब जैसे वो जो यही टॉपिक है कि वो अपने आप को कहता है कि मैं ठीक हूँ, बाकी जो कोई कह रहे हैं वो सारा गलत है। सही। मतलब उसको हम समझा के बाकी सारा कुछ उसके साथ जो है ना। तो इनको गुस्सा भी बहुत आता है रेहाना जी? बहुत आता है, बहुत आता है। ओहो। और घर में अपने मिजाज से कोई खिलाफ बात ये बर्दाश्त नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद करता। अभी मैंने शादी भी की है उसकी। अच्छा। मतलब आपने बीवी बेचारी को बता दिया था ये इनके मामला? उसके साथ अभी फिलहाल ठीक है, उसके साथ ठीक है, बीवी के साथ ठीक है। सही। अजय जी आंटी बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। हम इसको डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक भी हमें लेना है और वापस आएंगे और थोड़ा सा इस पे बात करेंगे कि ये बहुत सारे घरों में मसला है। पेरेंट्स जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ जाते हैं और उनको लगता है कि जब उनकी औलाद जवान हो रही है, इसको ज़्यादा एहसास होना चाहिए, हमारी बात को समझना चाहिए, लेकिन जवानी के साथ साथ उस वक्त लगता है कि ये रोब, ये दबदबा और ये भी अपने उरूज पे पहुंच जाती है। तो अक्सर घरों में इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं, एक बदमज़गी का सा माहौल रहता है। इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास रेहाना जी की कॉल आई थी लाहौर से और उन्होंने जो शेयर किया वो मेरे ख्याल में इस वक्त कहानी घर घर की है। जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, एक घर में पावर शिफ्ट आता है। जो फैसले पहले वालिदैन कर रहे होते थे वो बच्चे करने लगते हैं और अगर बच्चों में अना का अंसर आ जाए तो वो अपने मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं करते। ऐसी सिचुएशन में जैसे उन्होंने भी इशारा दिया कि घर में जो बदमज़गी होती है उसको कैसे हैंडल करें, क्या कहेंगी नीलम?
अच्छा देखिए, पहले कोई इंसान अगर अनापरस्त हो रहा है या खुद परस्त हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जो सबसे ज़्यादा उस वक्त नीड है वो नीड फॉर कंट्रोल की है, नीड फॉर पावर। मैं जो कहूँ, मैं जो करूँ, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हों, ठीक है। और जब भी वो थ्रेटन होती है, उसको लगता है कोई नहीं मान रहा, तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। देखिए, गुस्सा जो होता है वो एक सेकेंडरी इमोशन होता है, गुस्से के पीछे कुछ और चीज़ चल रही होती है जो उसको इतना मुतासर कर रही होती है कि वो चीखे। देखिए, इंसान कोई भी अपने रिश्ते ख़राब नहीं करना चाह रहा होता, ठीक है, लेकिन उस वक्त जो शख्स ऑलरेडी गुस्से में है उसको और ट्रिगर करना कि तुम गलत हो, तुम्हारी वजह से सारे मसले हो रहे हैं, इससे तो वो और दूर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उनकी जो अंडरलाइंग इमोशंस हैं, जो वल्नरेबिलिटी है, उसको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इसमें ये इतनी ज़्यादा नीड क्यों आई कि वो सबको कंट्रोल करे। उसने कहाँ अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस किया है कि अब वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है, डोमिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल फील कर रहे हैं, या इनके केस में भी मैम रेहाना, यही हम आपको कहना चाहेंगे कि शायद जहाँ पे वो फील करते हैं कि उनका लॉस ऑफ कंट्रोल है, वो चीज़ उनको ट्रिगर करती है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के घर के लोग जो है ना बड़ा मुहतात तरीके से ज़िंदगी गुजारें, लेकिन इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी, फरमाइए। जी, मैं फिरोज नाते खुसरो बात कर रहा हूँ। जी फिरोज, आप क्या कहना चाहेंगे? असल में जो आपका सब्जेक्ट है, ये मेरा भी महबूब सब्जेक्ट है। मैं पिछले कोई 24-25 साल पाकिस्तान एयरफोर्स में भी रहा हूँ, एजुकेशन में, और रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, रिटायर्ड फॉन्डियर जी। ये देखें, आप लोग अभी जो बात कर रहे हैं ना, वो अना को बहुत नेगेटिव ले रहे हैं। सही। और अना को आप ले रहे हैं सिर्फ इसमें खुद पसंदी के तौर पे। सही। जबकि अना जो है वो 3 उसमें डिवाइड कीजिए, खुदी, खुद पसंदी और खुददारी। इसके अंदर जो अहम अंसर है वो है खुददारी का। सही। और उसके अंदर बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है, बहुत बारीक सी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं खुद पसंदी में और खुददारी के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। बल्कि हम इस हवाले से बात करना भी चाहते थे। अभी हम ऑफलाइन जब बात कर रहे थे तो जुनैद ने इसका इशारा किया था। इनफैक्ट मैं उन्हीं की तरफ दोबारा रुजू करूंगी। अब जुनैद, जो हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, हमने कहा था शायद बड़ा लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन इन्होंने भी ये पॉइंट आउट किया कि जो खुददारी वाला अना का एंगल है, वो तो ऐसा लगता है कि बहुत पीछे रह गया है, या अक्सर उसको ढाल बनाया जाता है। जिस चीज को हम खुददारी बना के बयान कर रहे होते हैं, वो असल में खुद परस्ती होती है। तो इसमें कैसे तफरीक करें? वो बात वही आ गई ना। मैं असल में जो आपसे बात कर रहा था, एक्चुअली जो वर्ड आना है ना, हमारे यहाँ हुआ क्या है कि बहुत सी चीजें गलतुल आम हो गई हैं। अच्छा, गलतुल आम होने के बाद फिर जुबान ज़दे आम हो गई हैं। अब जब वर्ड एक लफ्ज है अना, तकब्बुर की बात हो रही है, एरोगेंस की बात हो रही है, अनानियत की बात हो रही है, फिरौनियत की बात हो रही है, ईगो की बात हो रही है, शद्दाद की, नमरूद की बात हो रही है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो वर्ड आना है, उसकी जो मानी है, लफ्जी मानी, वो है शऊर के, खुदी के, खुददारी के। अच्छा, जब आप अपने आप को तलाश करते हैं, अपने नफ्स को तलाश करते हैं, तो आपको पता है ना कि जिसने अपने नफ्स को तलाश कर लिया, उसने अपने रब को तलाश कर लिया। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। तो आपको जो ये जो खुदी का फलसफा, अपने आप को तलाश करना, ये जो आपके अंदर खुददारी है, एक जुमला आपने सुना होगा, किसी की अना को ठेस ना पहुंचाएं। एक्चुअल वो जुमला क्या है? किसी की खुददारी को ठेस ना पहुंचाएं, किसी की खुदी को ठेस ना पहुंचाएं। लेकिन यही है ना, जब खुद परस्ती में, माइट इज राइट में, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी दौलत, अपने हुस्न, अपने उन तमाम तर यानी के लिए कि पर्सनल रिलेशंस के जोन के सांचे में ढलती है, तो फिर वो जो है वो एक अंदर से एक डिजास्टर पैदा करती है, जो इंसान को खुद परस्ती की तरफ और इंसान को यूं कहिए कि तकब्बुर की तरफ, गुरूर की तरफ ले जाया करती है। हमारे यहाँ मसला क्या है, जो हम बात देखिए, जिस बच्चे के हवाले से जो माँ ने कॉल की, वो क्या है? ये घर घर का प्रॉब्लम है। आज जैसे ही बच्चों का ब्रॉटअप होता है, बच्चे कहते हैं कि मैं सही, आप गलत। ठीक है। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने 2 साल तक अपने सीने का दूध मुंतकिल किया, जिस माँ ने बहुत ही चाह के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपनी गोदी में लेकर उसे बोलना सिखाया, और उसने पहली मर्तबा जब लफ्ज़ माँ कहा तो वो शाद हो रही थी, खुशी से फूल रही थी, और लोगों को बता रही थी कि आज मेरे बेटे ने पहली मर्तबा मेरे बच्चे ने माँ कहा। वही बच्चा जैसे ही बड़ा होता है, थोड़ा सा शऊर पकड़ता है अभी, और उसके बाद ये कहता है कि तू कौन, तुझे क्या बोलना आता है, तुझे क्या बात करनी आती है, तुझे क्या मालूम। मैं बताता हूँ असल बात, मेरी बात मुकम्मल होने। सवाल यहाँ पे आता है कि हम इस नहज पे पहुंचते क्यों? मैं वहीं आ रहा था। ये क्यों होता है?
ये इसलिए होता है कि देखिए इसमें दो चीज़ें, एक तो बुनियादी तौर पर मैं बड़ा स्ट्रांग बिलीवर हूँ इस बात का, और मेरी ये समझ लीजिए कि इस मामले के अंदर बड़ा क्लियर परसेप्शन है कि हमारे यहाँ ये एक ख़ास मकसद के तहत हवा जो है इस माशरे के अंदर इंडक्ट की गई है। अच्छा, उसके पीछे वजूहात बहुत सी हैं, लेकिन एक वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जो बुनत उस माशरे की है वो बुनत इस माशरे में चाहिए। चलें, ये एक एंगल हो गया। दूसरा आपने कहा इसकी दो वजूहात हैं। दूसरा एंगल, एक बात तो ये होगी, दूसरी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ वालिदैन जो हैं वो बच्चों से एक्सपेक्ट वही करते हैं जो उन्होंने अपने वालिदैन के साथ किया। जो जेनरेशनल इर्तिका है वो नहीं हो रहा। जिस तरह अगर आप देखें आपकी और हमारी जिंदगी, आज की जिंदगी हमारे बचपन से बहुत मुख्तलिफ है, एंड आई एम श्योर कि हमारे पेरेंट्स का बचपन उससे भी बहुत मुख्तलिफ होगा। अब कभी कभार हम अच्छे से ड्रामे अगर देखते हैं जो 1940 की दिहाई हमें दिखा रहे हैं या तहरीक पाकिस्तान, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है नॉस्टैल्जिक होकर उस ज़माने में वापस जाना। लेकिन हकीकत यही है कि आज जिस तरह की तब्दीली आई है उसके साथ भी आपको चलना ज़रूरी है। एक नीलम, आपकी तरफ आना चाहूँगी इसी बात को लेके कि ये जो हम कहते हैं कि खुददारी एक अच्छी चीज़ है, इसको एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस यानी अपने आप को समझना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, उस तरफ कैसे ले जाया जा सकता है पेरेंट्स की तरफ से? देखिए, पेरेंट्स की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी सिर्फ एक ही रीज़न है या एक ही, जैसे कहते हैं ना, इसका नतीजा निकल सकता है, वो ये है कि आप हमेशा ओपन रहें फीडबैक के लिए, लर्न करने के लिए। पेरेंट्स जब ओपन रहेंगे बच्चों के साथ भी कि ठीक है, हाँ ओके, हो सकता है मैंने ये चीज़ ठीक ना की हो, तुम बताओ और किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो बच्चा भी ये लर्न करेगा, अरे मेरे पेरेंट्स जब इतने ओपन है अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, तो उसको भी ये चीज़ अडैप्ट करनी चाहिए कि ठीक है। आई कैन बात बताएं, अभी एक जहन में ज़रा बात आई कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पे पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन हो जाता है, हमारा जो समाजी कहना चाहिए कि स्ट्रक्चर है, हमारी तमाम तर सिंपथीज़ वालिदैन के साथ होती हैं। हम उनको वीक देखते हैं, हम कहते हैं कि देखो ये इनका जो इज़्ज़त और एहतराम है वो तुम पे लाजिम है, इन्होंने इतनी मेहनत की, जैसे जुनैद अभी कह रहे थे कि आपको तरबियत देने में, आपको बड़ा करने में इतना इनका किरदार रहा है, आज ये बूढ़े हैं तो उनका ख्याल रखो। लेकिन हम कभी कभार बुजुर्गों में भी तो देखते हैं कि वहाँ पर भी तो लचक की कमी हो जाती है, अगले की पॉइंट ऑफ व्यू सुन ही नहीं रहे हैं, ना अपने अंदर कोई बदलाव ला रहे हैं। वहाँ क्या करना चाहिए नीलम? देखिए, बेसिक चीज़ ये है कि पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों की खुशी। अब वो चाहते किस तरीके से हैं, वो डेफिनेशन डिफरेंट हो जाती है बच्चों की अपनी डेफिनेशन से, राइट? तो यहाँ पर ये चीज़ मैच करनी पड़ती है, आपको एक बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। आप पेरेंट्स की केयर ना करें, डिसरिस्पेक्ट ना करें, वो बाउंड्री क्रॉस ना करें, लेकिन आपके पास अपने कुछ डिसीजंस लेने के लिए जो कि लॉजिकली ठीक हैं या आपके लिए भी बेहतर हैं, राइट, वो लेने का हक होना चाहिए, और ये पेरेंट्स की तरफ से भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। जुनैद, आप बिलीव करते हैं इन बाउंड्रीज पे कि पेरेंट्स को भी थोड़ी लचक दिखानी चाहिए? देखिए, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि औलाद के साथ वालिदैन का इंटरेक्शन जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि औलाद का मशवरा, उनका कॉन्सेंट, उनकी तबा, उनका दिल, उनकी ख्वाहिश, उसका ज़ाहिर ख्याल रखना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम के मामले में सैयदा कायनात के पास गए थे। ये तो बड़ी वाज़ेह सी मिसाल है ना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर है जी? प्रॉब्लम ये है कि इस बात को भी ज़रा समझने की कोशिश करें कि जो कुरान वालिदैन के लिए कहता हो ना कि इनसे उफ तक ना कहो, यानी जो उफ का जो वर्ड है ये इस तरह की बात है कि मैं अभी बैठते बैठते फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे घुटने में अगर पेन हो जाए, मैं कहूँ उफ, तो ये बहुत ही छोटा वर्ड है कि जो मुझे तकलीफ के तौर पे महसूस हुआ। अल्लाह ने अगर इससे भी कोई कम वर्ड होता तो वालिदैन के लिए इस्तेमाल करता कि उफ तक ना कहो। मैं समझ नहीं पाता इस बात को कि जब बच्चे बड़े होकर ये कहते हैं कि हम समझाते हैं आपको सही क्या है। यार यूं समझ लो बात को, ये दुनिया 4 दिन की है, 4 दिन की, इस दुनिया ने खत्म हो जाना है। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान ही होना चाहिए, जिन वालिदैन के माथे को देखने को अल्लाह ताला ने ऐसा फरमाया है कि हज मबरूर का सवाब है ना, और जिस माँ के कदमों को चूमना ऐसा कि आपने जन्नत के दरवाजे को चूमा, तो यूं समझ लो साहब कि 4 दिन की दुनिया तो खत्म हो जाएगी, लेकिन उनका प्यार शामिल हो जाए तो आखिरत बन जाएगी। 4 दिन के ही तो सारे घपले और मसले हैं, इस पे हम बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, विल बी राइट बैक।
अगेन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा कॉल लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन एज वी मूविंग टूवर्ड्स इस वेरी इंपॉर्टेंट क्रक्स। अभी तक हमने बात की इंडिविजुअली अगर कोई शख्स अनापरस हो जाए तो वो अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल फील कर रहा होता है, उसको इस बात को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि कहाँ उसकी इनसिक्योरिटी है। आप देखें अक्सर लोगों की कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है उनकी पर्सनैलिटी में, अगर वो उसको ओवरकम कर लें तो वो अपने उससे ज़्यादा मजबूत, उससे ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। ये चीज़ हम रिश्तों में कुछ लोग कहते हैं कि जी काम में तो बिल्कुल सही है, इस तरह का रवैया, इस तरह का एटीट्यूड सिर्फ घर में होता है। जो आपके क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपके अंदर के दुख, जहाँ जहाँ आपकी वुंड्स हैं पर्सनैलिटी में, उसको उभारने में आपके लिए आते हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि बाहर तो हम अपने ऊपर एक खोल चला लेते हैं या हमारी एक दूरी होती है, एक इमोशनल उस तरह का लगाव नहीं होता, हम अपने आप को डिस्टेंस कर पाते हैं। लेकिन जो हमारे करीबी रिश्ते होते हैं वहाँ पे ना हम डिस्टेंस कर पाते, और अगर हमारी तकलीफ हो, कोई जख्म हो, तो वो और ज़्यादा उभर कर सामने आ जाता है। अभी तक हमारी गुफ्तगू में हमने पेरेंट्स और बच्चों के रिश्ते के हवाले से बात की कि वहाँ अगर अना आ जाए तो क्या होगा। थोड़ा सा चलते चलते बिफोर वी वाइंड अप थोड़ा सा हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसमें भी अना का आ जाना चीज़ों को बहुत डिफिकल्ट बना देता है। तो जुनैद वहाँ पे किस तरह रहनुमाई करता है? एक तो हमारी अपनी समाजी इक़दार है, दीनी हवाले से भी हम जानते हैं, लेकिन अक्सर लोग ये कंप्लेन करती हैं ख़वातीन कि हमारे हस्बैंड का गुस्सा बहुत सख्त है, अपनी बात के आगे दूसरे की लॉजिकल बात भी हो तो नहीं सुनते। ऐसी ख़वातीन को क्या मशवरा देंगे आप? ऐसी ख़वातीन को मशवरा ये देंगे कि सबसे पहले किसी डॉक्टर के पास जाएं, नफ्सियाती डॉक्टर के पास, और जाकर अपने लेकिन अब देखें ये पार्ट ऑफ डेट बात ये है। अब क्या हसीन बात है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। देखिए कुरान जिस रिश्ते को ये कहे कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम उनके लिबास हो, वो तुम्हारे लिबास है, ये रवा रवी में जुमला हम कह देते हैं सिद्रा, लेकिन इस जुमले को समझने की जरूरत है। लिबास क्या है? लिबास सबसे पहले आपके तन को ढांपता है, लिबास उसके बाद आपको जाज़िब नज़र बनाता है, लिबास उसके बाद आपको खूबसूरत बनाता है, हसीन बनाता है और आपकी शख्सियत को निखारता है। अल्लाह ने जिस रिश्ते को लिबास से ताबीर किया है ना, उसको समझने की ज़रूरत है कि आप उसके ऐबों को छुपाते हैं, वो आपके ऐबों को छुपाती है। आप उसकी पर्दापोशी करते हैं, वो आपकी पर्दापोशी करती है। मियाँ बीवी एक दूसरे को तस्लीम करते हैं, तब जाके गाड़ी आगे बढ़ती है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? मैं जो हूँ बेसिकली अपने हक के लिए डिमांडिंग हूँ, औरत के पार्ट पे या मर्द के पार्ट पे, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। ये रिश्ता एक ऐसा अजीब सा रिश्ता है जिसमें आपको देना होता है साहब। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप लेना चाहते हैं, आप ये कहते हैं मेरा ये हक है, मेरा ये हक है, मेरी ये डिमांड है। कभी हमने ये सोचा मेरा ये फर्ज है, मेरा ये फर्ज है, मेरा ये फर्ज है? जब आप रिश्तों में अपने फर्ज को अदा करना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि कोई एक दूसरे से शिकवा नहीं करता। अच्छा, आपकी बात से मुझे उरूज, हमारी फ्रेंड है उरूज नासिर, पहले भी आई थी, उनकी बात याद आ रही है कि बिल्कुल सही बात है कि जो मांगता है ना फिर मांगता ही रह जाता है। तो यू शुड बी अ पार्ट ऑफ द गिवर्स। अगर आप अपनी फराइज को कबूल जब करते हैं ना, दैट इज अ वेरी एम्पावरिंग पोजीशन टू हैव। आप देना शुरू करें, आप मांग ही नहीं रहे, मांगने की तो हमने आप जरा यूं समझे बात को। रिश्ते कितने हमारे, हम दोस्ती करते हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है भाई? इसमें ये अच्छाइयां हैं, अच्छाइयां चाहिए, बुराई नहीं। अरे कैसी बात हुई? रिश्ता जब कायम किया, दोस्ती की, तो बुराइयों के साथ तस्लीम करो। कोई शख्स अकले कुल नहीं है, मुकम्मल नहीं है। बीवी में भी ऐब होंगे, मर्द में भी ऐब होंगे। कमाल ये होता है कि रिश्ते का हुस्न ये है कि आप ऐबों के साथ तस्लीम करें और अपने फर्ज को अदा करते। लेकिन कुछ लोगों के लिए, अच्छा चलें थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी आ जाते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि जब अना इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि दूसरों के लिए जिंदगी मुश्किल, दुश्वार, क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाए, कि भाई जो एक जायज चीजें भी हैं उसको दूसरा शख्स इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि वो चाहता है कि नहीं मेरे तरीके से चीज हो। ऐसी सिचुएशन में जहां आपका अपना मेंटल स्टेट ऑफ माइंड डिस्ट्रेस में आ जाए, आप बहुत ज्यादा जहनी दबाव का शिकार हो, नीलम आप उन खवातीन को क्या मशवरा देंगे? देखिए, पहले सारी बात होती है एक्सपेक्टेशंस की। हम जो उम्मीदें लगा रहे होते हैं उस रिलेशनशिप से, उस शख्स से, कभी कभी हमारी जायज़ भी होती है, वो पूरी नहीं हो पा रही होती हैं, जिसकी वजह से हम हर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उन एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी से मैच करना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ें हैं जो अभी भी पूरी हो सकती हैं, उन एक्सपेक्टेशंस के पीछे भाग भाग कर क्या जो रियलिटी में चीज़ें मिल सकती हैं वो भी तो नहीं छोड़ रही मैं, राइट? तो इन चीज़ों को मैच करना पड़ता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जो स्पेशली कपल्स में होता है,
वो वैलिडेशन का होता है। आपने उनकी जो कमज़ोर पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनका गुस्सा ट्रिगर हो रहा है या कोई भी वल्नरेबिलिटी ट्रिगर हो रही है, ठीक है, उसको किस तरीके से डिफेंड करना है, उसको किस तरीके से वैलिडेट करना है। कोई इंसान अचानक से तो चीखने नहीं लगता ना, उसको कोई दुख लग रहा होता है, कोई वूंड होता है, जिस तरह आपने कहा, राइट। तो उस पर किस तरीके से उसका पार्टनर उसकी हेल्प कर सकता है, उसको कवर कर सकता है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जब आप वैलिडेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम, थैंक यू सो मच जुनैद फॉर बीइंग हियर। देखिए, जब इंसान, वही हमने बात की कि वीकनेस या किसी जख्म या किसी दर्द की वजह से चिल्लाता है एंड देन दे वांट टू टेक कंट्रोल ओवर द थिंग्स, आपका पहले एज एन इकोसिस्टम, चाहे आप कोई भी करीबी रिश्ता हो, उनके दोस्त हो, उनकी वालदा हो, उनकी हस्बैंड हो, आपको उसको रियलाइज करना है कि इस तकलीफ को कम कैसे किया जा सकता है। दैट इज द ओनली वे। और सबसे पहले ये कि अपने अंदर इस खामी को ढूंढ के उसको खुद हील करना भी जरूरी है। इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।